In this video lecture, we have to solve CBSE sample paper for term first class plus 2. Sample paper number 2. Here maximum marks जो होंगे 35 होंगे. Time 1 hour and 30 minutes. Section A. Attempt any 20 questions from this section. Question number 1. Point charges plus Q minus Q and plus 4Q are kept on the x-axis at a point x is equal to 0, x is equal to a and x is equal to 2a respectively. Option A, all the charges are in unstable equilibrium. B option, all the charges are in stable equilibrium. C option, none of the charge is in equilibrium. D option, only Q is in stable equilibrium. क्वेश्चन में गिवन है 3 चार्जेस दिए हैं प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस 4Q और उनको रखा है अलोंग एक्स एक्सिस. मतलब पहले हमने जब x इज इक्वल टू 0 है तो चार्ज हमने प्लेस कर दिया प्लस 4Q. उसके बाद डिस्टेंस a के ऊपर हमने एक और चार्ज प्लेस किया है माइनस Q. फिर x इज इक्वल टू 2a मीन्स यहाँ से हमारे पास 2a तो ये आ गया 2a. यहाँ पे हमने एक और चार्ज प्लेस कर दिया प्लस 4Q तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी a. चार्ज माइनस Q यहाँ पे प्लेस है और इसकी डिस्टेंस इस चार्ज से a है और इस चार्ज से भी a है तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है. तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी प्लस 4Q के द्वारा और इधर इसके द्वारा वो सेम होगी जिसके कारण ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे. बट अगर हम इस माइनस Q चार्ज को थोड़ा इस साइड डिस्प्लेस कर देते हैं मतलब यहाँ पे लेके आते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस इस प्लस 4Q चार्ज से यहाँ की डिस्टेंस ये ज़्यादा हो जाएगी. मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ दिस प्लस 4Q चार्ज के कारण. सो इस तरह से जो ये तीनों चार्जेस होंगे ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2. To make a condenser of 16 microfarad 1000 volt, how many condenser are needed which have written on them 8 microfarad 250 volt. क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास हमने एक कंडेंसर बनाना है मतलब कैपेसिटर को बनाना है जिसकी कैपेसिटी 16 माइक्रोफैरड हो और वोल्टेज कितनी है 1000. तो हमें इसके लिए कितने कंडेंसर की आवश्यकता पड़ेगी. अगर एक कंडेंसर जो है वो 8 माइक्रोफैरड का है और वोल्टेज कितनी है 250 वोल्ट. सो मान लेते हैं कि जो M कैपेसिटर जो है उनको हम सीरीज में इस तरह से लगाते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 250 वोल्ट. So 1000 over M equal to 250. This implies M is equal to 4. जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी 4 कैपेसिटर की वो हमारे पास आ जाएगी CS इज इक्वल टू C ओवर M. दिस इज इक्वल टू C कितना है 8 और M कितना आ गया 4. This is equal to 2 microfarad. Now, to achieve a capacitance of 16, n such rows of capacitor needed to connected in parallel. So, equivalent capacitance किसके बराबर बन जाएगी तब C equivalent is equal to NCS. This is equal to 16 microfarad. This is equal to n is equal to 16 over अभी सी क्यू 16 फैरड है तो यहाँ पे एन साइड आ गया सी एस डिवाइड हो जाएगा. सी एस कितना निकाल लिया हमने 2 माइक्रोफैरड है. दिस इज इक्वल टू 8. टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर दिस इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 4 इंटू मल्टीप्लाई 8 दिस इज इक्वल टू 32. सो इस तरह से बी इज द correct option. Question number 3.
A current of 0.25 ampere flow in the main circuit. Now the resistance R is disconnected and then connected across the 4 ohm resistance. Current in the circuit is, हमारे पास ये सर्किट डायग्राम दी गई है। हमारे पास जो इनिशियली R ओम और 4 ओम जो रजिस्टर है दोनों सीरीज में है और वोल्टेज कितनी आ रही है 2 वोल्टेज। तो हम यहाँ पे पहले करंट निकाल लेंगे। कौन सा फार्मूला लगा के, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो हमारे पास जो R होगी, R यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है तो ये बन जाएगा हमारे पास R प्लस 4, दिस इज इक्वल टू V कितना है 2 अपॉन I कितना है हमारे पास यहाँ पे 0.25 एम्पियर। सो 0.25 एम्पियर। थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे अभी हम। दिस इंप्लाइज R प्लस 4 इज इक्वल टू, पॉइंट हटा दिया, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा, नीचे 25, इधर आ जाएगा 8। ठीक है। सो R प्लस 4 इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू 8 माइनस 4, R इज इक्वल टू 4। तो रेजिस्टेंस R कितनी आ गई 4। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये है कि ये जो R रेजिस्टेंस है इसको हटा के इसके अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। अक्रॉस मतलब इस तरह से सर्किट बन जाएगा। ये आ गई 4 ओम रेजिस्टेंस, नीचे ये 2 वोल्ट। ठीक है। और इसको यहाँ से हटा के इसके क्रॉस मतलब ऐसे लगा दिया है, मतलब पैरेलल में लगा दिया है R को। और R हमने निकाली है, वो भी हमारे पास कितना है 4 ओम। सो नाउ इन दिस सिचुएशन अभी हमने करंट निकालना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकाल लेंगे हम पहले। तो आर पी इज इक्वल टू इसका बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 ओवर 4 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 16 ओवर 8, दिस इज इक्वल टू 2 ओम। तो रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास 2 ओम और वोल्टेज कितनी है 2। तो करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। बी हमारे पास है 2 और आर भी हमने निकाल लिया है 2, दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 4, hollow spherical conductor with the charge of 500 coulomb is acted upon by a force of 562.5 Newton. What is E at its surface? क्वेश्चन में गिवन है एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज जो है 500 कूलम है और जो फोर्स एक्ट कर रही है 562.5 न्यूटन। तो हमने E निकालना है ऑन इट्स सरफेस। सो E हमारे पास होता है, वी नो दैट E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो फोर्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है 562.5 डिवाइड बाई चार्ज है 500। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1.125 न्यूटन कूलम इनवर्स। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, in a region the potential is represented by Vx/z. This is equal to 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz, where V is in Newton volt and x, y, z are in meters. The electric force experienced by the charge 2 coulomb situated at point 111 is, हमारे पास पोटेंशियल गिवन है ये। ठीक है। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्सपीरियंस होगी बाई 2 कूलम चार्ज के द्वारा और जो पॉइंट जो दिए गए हैं 111, पोटेंशियल गिवन है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। सो अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि पॉइंट जो है 1 है हमारे पास, x भी 1 है, y भी 1 है और z भी। सो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या जाएगा डी एक्स ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू, अभी इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 6, पहले माइनस यहाँ पे बाहर क्योंकि माइनस है 6 और यहाँ पे एक्स के कर रहे हो तो माइनस 8y। ठीक है।
सो दिस इज इक्वल टू माइनस, अभी y जो है 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा ये 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 8 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2। अभी ई वाई निकालेंगे, y के लिए हमारे पास ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 6z। जब आप z की वैल्यू यहाँ भी 1 भरेंगे, यह भी 1, तो ये 16 माइनस एक्स तो माइनस 10 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 10। फिर हम निकालेंगे ई जेड आ जाएगा, z के लिए हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 वाई 1 आ जाएगा, माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू 6। सो ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर ई जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, क्योंकि ई एक्स ई वाई ई जेड, ई एक्स 2 है, ई वाई 10 है, ई जेड 6 है, दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास 436, दिस इज इक्वल टू 140। अब इसका हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√35 न्यूटन कूलन इनवर्स। अब हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स आ जाएगा चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2 मल्टीप्लाई 2√35, दिस इज इक्वल टू 4√35 न्यूटन। सो इस तरह से हमारे पास बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट इज 0.1 ohm. It is connected to a resistance of 3.9 ohm. The voltage across the cell will be. क्वेश्चन में गिवन है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की 0.1 ओम है और उसकी EMF कितनी, सेल की 2 वोल्ट। अगर हम उसको कनेक्ट कर देते हैं 3.9 ओम रेजिस्टेंस के साथ, तो जो वोल्टेज होगी क्रॉस द सेल वो क्या आ जाएगी। सो इसके लिए हमारे पास जो V इज इक्वल टू आ जाएगा ER ओवर R प्लस R, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.9 ओवर 3.9 प्लस 0.1, दिस इज इक्वल टू 1.95 वोल्ट, तो आ जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन ए डीसी मोटर ऑपरेट एट 200 वोल्ट इट्स इनिशियल करंट इज 5 एम्पियर, बट व्हेन इट इज रन्स एट मैक्सिमम स्पीड द करंट इज ओनली 3 एम्पियर, व्हाट इज इट्स बैक EMF। एक डीसी मोटर है, वो ऑपरेट करती है 200 वोल्ट के ऊपर, जब इनिशियल करंट उसका कितना है 5 एम्पियर, बट व्हेन उसकी जो मैक्सिमम स्पीड आ जाती है तो वो करंट कितना रह जाता है 3 एम्पियर। सो व्हाट इज द बैक EMF, जो बैक EMF होगी वो हमने निकालनी है, क्योंकि I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, ठीक है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, दिस इज इक्वल टू 200 ओवर 5, दिस इज इक्वल टू 40 ओम। फिर व्हेन मोटर इज एट मैक्सिमम स्पीड, तो उसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज आएगी V इज इक्वल टू IR आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 40, दिस इज इक्वल टू 120 वोल्ट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ 1 बोहर मैग्नेट इज गिवन H, हमारे पास जो प्लैंक कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो 1 बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू EH ओवर 4 पाई ME, दिस इज इक्वल टू 1.6 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E 10⁻19, H प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 4 पाई की हम ले लेते हैं 3.14, और ME मास ऑन इलेक्ट्रॉन्स 9.1 इंटू 10⁻31, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो हियर B is the correct option. Question number 9,
द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज गिवन बाय द इक्वेशन। जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है किसी कॉइल के साथ वो हमारे पास इक्वेशन है फाई इज इक्वल टू 5t² प्लस 3t प्लस 60। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इन द 4th सेकंड। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी कॉइल में 4th सेकंड में वो हमने निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास हम जानते हैं जो ईएमएफ होती है दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी और ये 5t² प्लस 3t प्लस 16 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 टू द 10t प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ पे व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकंड है तो ईएमएफ हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 33 वोल्ट। व्हेन t इज इक्वल टू 4 सेकंड तो ईएमएफ इज ये हमारे पास आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 43 वोल्ट। सो देयरफॉर द ईएमएफ इन द 4th सेकंड, जो 4th सेकंड में ईएमएफ हो जाएगी इज इक्वल टू 43 माइनस 33 दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट। सो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, अ हेयर ड्रायर meant for 110 volt 60 hertz is to be used in India. If 220 volt is supply voltage in India, the turns ratio of for a transformer would be। एक हेयर ड्रायर जो है वो 110 वोल्टेज के ऊपर और फ्रीक्वेंसी जो है 60 हर्ट्ज है यूज्ड इन इंडिया। इफ 220 वोल्ट, अगर हमारे पास 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज इन इंडिया देन टर्न रेशो फॉर द ट्रांसफार्मर वुड बी। ट्रांसफार्मर के लिए जो टर्न रेशो होगी वो क्या आ जाएगी। सो हम जानते हैं एन पी ओवर एन एस किसके और होता है बी पी ओवर बी एस। दिस इज इक्वल टू इनपुट ओवर आउटपुट आ जाएगा एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू 220 ओवर 110 दिस इज इक्वल टू 2 ओवर 1। सो यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगी हमारे पास 2:1। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर वी कनेक्ट। अगर हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है तो हम जो है लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल दैट इज उसको हम और क्या बोलते हैं शंट। अगर हम लो रेजिस्टेंस लगा दें पैरेलल में तो हम एक गैल्वेनोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, अ करंट इज पास थ्रू टू कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm is 5 volt. If the potential difference across the second coil is 12.5 volt, the resistance of the second coil is। क्वेश्चन में गिवन है अ करंट इज पास थ्रू टू कॉइल्स, दो कॉइल्स को सीरीज में लगाया गया है उनमें से करंट फ्लो कर रहा है। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है फर्स्ट कॉइल में जिसकी रेजिस्टेंस 2 ohm है 5 वोल्ट है और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड कॉइल है 12.5 वोल्ट है। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल है वो हमने निकालना है। ठीक है, देखो हमारे पास होता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, फॉर फर्स्ट कॉइल के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉइल में जो रेजिस्टेंस है 2 ohm और वोल्टेज 5 आ रही है तो करंट हम फर्स्ट कॉइल के लिए निकाल लेंगे करंट। तो दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास बन जाएगा 5/2 दिस इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ठीक है, अभी जो सेकंड कॉइल है उसमें जो वोल्टेज है वो हमारे पास आ रही है 12.5 वोल्ट। ठीक है, सो R2 सेकंड कॉइल की जो रेजिस्टेंस है उसको R2 के साथ लिख लिया और इसकी वोल्टेज को V2 के साथ में लिख लेता हूं तो हमारे पास बन जाएगा R2 इज इक्वल टू V2 अपॉन I। ठीक है, तो V2 जो है हमारे पास 12.5 है। ठीक है, और करंट जो है वो हमारे पास होगा 2.5। ठीक है, करंट हमने निकाल लिया है। सो R2 इज इक्वल टू जब हम इसकी कटिंग करेंगे यह जाएगा 5 तो R2 इज इक्वल टू 5 ohm। क्योंकि क्या होता है कि जब सीरीज में हम लगाते हैं कॉइल्स को
तो सीरीज में हमारे पास जो वोल्टेज चेंज होती है बट करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए जो सेकंड कॉइल में से जो करंट फ्लो करेगा वो भी सेम होगा जो कि प्राइमरी कॉइल में से फ्लो कर रहा है, मतलब 2.5 एम्पीयर ही होगा। सो इन दिस वेज जो सेकंड कॉइल की रेजिस्टेंस आई वो हमारे पास आई 5 ओम। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, द वर्किंग ऑफ ए डायनामो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो डायनामो होता है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? सो डायनामो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 14. A series circuit consists of an AC source of variable frequency, 115.0 ohm resistor, 1.25 microfarad capacitor, and a 4.50 mH inductor. Impedance of this circuit when the angular frequency of the AC is adjusted to twice the resonant frequency is। क्वेश्चन में गिवन है तो किस तरह का हमारे पास सर्किट बन गया? ये आ जाएगा हमारे पास LCR। ठीक है, एक इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है और रजिस्टर लगा हुआ है। सो रजिस्टर कितना है? 115 ओम, और जो कैपेसिटर है 1.25 माइक्रोफैरड का है। तो माइक्रो को हम चीज कर लेंगे 1.25 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ फैरड। फिर जो इंडक्टर है 4.5 मिली हेनरी, मिली का मतलब 10⁻⁻3, तो ये बन जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी। ठीक है, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट 1/√LC होती है। दिस इज इक्वल टू 1/L 4.5 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई 1.25 इंटू 10⁻⁻4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/7.5 इंटू 10⁻⁻5। और गिवन है हमारे पास जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो किसके बराबर है? ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस है ना, 2 ओमेगा नॉट। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द एसी इज एडजस्टेड टू ट्वाइस द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा होगी और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट ट्वाइस 2 ओमेगा नॉट हो गया। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2/7.5 इंटू 10⁻⁻5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26666.6 रेडियन पर सेकंड। सो इम्पीडेंस हमारे पास आ जाएगी Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस ओमेगा L माइनस ओमेगा C का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 115 का स्क्वायर प्लस 26666.6 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻3 माइनस 1/26666.6 1.25 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। Z इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 146 ओम आ जाएगा। सो हियर A इज द करेक्ट ऑप्शन, 146 ओम। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q such that the system is in equilibrium, then the value of Q is। एक्सप्लेनेशन, दो इक्वल चार्जेस ले लिए हमने, A पॉइंट के ऊपर प्लेस कर दिया Q, दूसरा B के ऊपर कैपिटल Q, और इनके सेंटर में हमने ये स्मॉल Q चार्ज जो है उसको प्लेस कर दिया है। और जो A और B ये बीच वाली डिस्टेंस R है। लेट अस फर्स्ट हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो चार्ज Q जो A पॉइंट के ऊपर है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सो लेट FC एंड हियर FV फोर्स लगेगी इन दिस डायरेक्शन में और FC इन दिस डायरेक्शन में। इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर वो ये डायरेक्शन होगी, और दूसरा जो है Q के द्वारा वो हमारे पास FB इन दिस डायरेक्शन। सो जो हमारे पास नेट फोर्स एक्ट करेगी वो हमारे पास आ जाएगी FB प्लस FC इज इक्वल टू 0।
और एफ बी आ जाएगा 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस दूसरे का भी 1/4πε0 और यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई क्यू ओवर, अभी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है टोटल, तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r/2 हो जाएगी, इसके बीच में भी r/2, तो r/2 का स्क्वायर। सो हियर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू प्लस 4q इज इक्वल टू 0, सो क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द नेट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज इंक्रीज बाई 2 कोलो, द एनर्जी स्टोर इन इट इंक्रीज बाई 21%, द ओरिजिनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज। क्वेश्चन में गिवन है कैपेसिटर जो है उसमें जो चार्ज है उसको हम इंक्रीज करते हैं बाई 2 कूलम, तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो इंक्रीज हो जाती है 21%। देन द ओरिजिनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो चार्ज जो ओरिजिनल चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर वो क्या आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। एक्सप्लेनेशन, जो इनिशियल एनर्जी होगी स्टोर इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी ऑफ चार्ज Q1 वो आ जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी होती है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा U1 इज इक्वल टू Q1 का स्क्वायर अपॉन 2C। व्हेन द चार्ज इंक्रीज टू Q2, चार्ज इंक्रीज होता है Q2, जो एनर्जी होगी कैपेसिटर की वो हमारे पास आ जाएगी U2 माइनस U1 ओवर U1, दिस इज इक्वल टू Q2 का स्क्वायर माइनस Q1 का स्क्वायर ओवर Q1 का स्क्वायर। गिवन परसेंटेज इंक्रीज कितना दिया हुआ है इज इक्वल टू 0.21, सो Q2 का स्क्वायर माइनस Q1 का स्क्वायर ओवर Q1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 का स्क्वायर ओवर Q1 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब यहाँ पे इसको हम सेपरेट करके लिख देंगे, इसका ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और इसका डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा 1 बन जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अभी जो ये Q2 का स्क्वायर माइनस Q1 का स्क्वायर अपॉन Q1 स्क्वायर ये हमारे पास 0.21 दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू Q2 का स्क्वायर ओवर Q1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो अभी 1 को हम इस साइड ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.21 बन जाएगा 1.21, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, अभी इधर स्क्वायर है दोनों साइड, इस साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो Q2 ओवर Q1 इज इक्वल टू 1.1, वट Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू कितना है 2 है, क्लियर। सो Q2 इज इक्वल टू 1.1 Q1 बन जाएगा, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 20 कूलम, सो B is the correct option. Question number 17. In the following diagram, which particle has the highest E over M value? अभी यहाँ पे A दिया B और C D, ठीक है। Here we know that EVB is equal to किसका होता है MB square upon R, और E ओवर M किसका और आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू V ओवर RB फॉर सम वैल्यू ऑफ V एंड V हमारे पास E ओवर M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम फॉर D, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा D के केस में वो हमारे पास क्या होगा मिनिमम, सो E ओवर M रेशियो फॉर दिस इज हाइएस्ट, मतलब मैक्सिमम होगी, सो हियर A इज द करेक्ट ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 18, इफ C एंड R डिनोट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस देन द डायमेंशन ऑफ C R R, तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे ऑफ C R, दिस इज इक्वल टू M0 L0 T A0, तो हमारे पास यहाँ पे C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज फाउंड टू डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द मटीरियल इज अ, जो सस्पेक्टिबिलिटी है मैग्नेटिक सब्सटेंस की वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड के ऊपर। सो जो मटेरियल होगा वो हमारे पास इन दिस केस वो किस तरह का होगा पैरामैग्नेट, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, कैपेसिटर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर अप्लायंसेस नीड मोर, ए ऑप्शन वॉट, बी रेजिस्टेंस,
सी वोल्टेज, डी करंट। मतलब कैपेसिटर का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में जहां जो अप्लायंसेस है उनके लिए हमें मोर करंट की आवश्यकता पड़ती है। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, इफ ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ a line joining two equal like charges q such that the system is in equilibrium, then the value of q is, D option is the correct option, minus q by 4. Question number 22, a current I is equal to I naught sine omega t plus pi by 2 flow in a circuit across which an alternating potential E is equal to E naught sine omega t is applied. The power consumed in the circuit is, एक सर्किट है जिसमें जो करंट दिया है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और एंड अल्टरनेटिंग पोटेंशियल कितना दिया है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पावर जो कंज्यूम होगी इन दिस सर्किट वो हमने निकाल ली है। सो हियर इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2 का है। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई बाई 2, ठीक है। सो पी एवरेज किसका हो जाएगी, ई वी आई वी कॉस फाई, दिस इज इक्वल टू ई वी आई वी कॉस फाई कितना है, पाई बाई 2, कॉस 90 क्या होता है, 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0। क्वेश्चन नंबर 23, करंट इन ए सर्किट फॉल फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। If an average EMF of 200 volt is induced, the self inductance of the circuit is। क्वेश्चन में गिवन है एक सर्किट में जो करंट जो है फॉल कर रहा है 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर तक इन 0.1 सेकेंड में। इफ एवरेज EMF 200 वोल्ट इंड्यूस्ड हो रही है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी सर्किट की वो क्या होगी। सो वी नो दैट L इज इक्वल टू माइनस ई ओवर डी आई बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू EMF 200 है ओवर करंट माइनस 5 0.1, दिस इज इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे 4 हेनरी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 हेनरी। क्वेश्चन नंबर 24, अ मैग्नेट ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट M इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, the maximum value of torque acting on the magnet is। एक मैग्नेट जो है जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट M है और हम उसको सस्पेंड करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी टॉर्क की जो एक्ट करेगी मैग्नेट के ऊपर वो हमारे पास आ जाएगी MB। सो हियर B इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, टॉर्क होता है एम बी साइन ऑफ थीटा, और जब मैक्सिमम होगा एंड दैट सिचुएशंस थीटा कितना होगा 90 डिग्री। सो एम बी साइन 90 डिग्री, दिस इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो एम बी, टॉर्क किसके आ जाएगी एम बी। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एम बी। क्वेश्चन नंबर 25, a galvanometer of resistance 25 ohm is shunted by a 2.5 ohm wire. The part of total current I naught that flow through the galvanometer is given by। एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 25 ओम है और उसको शंट कर रहे हैं, शंट मतलब पैरेलल में उसके रेजिस्टेंस लगा रहे हैं 2.5 ओम की। तो जो पार्ट होगा टोटल करंट का I naught that can be flow through the galvanometer वो हमने निकालना है। सो इस तरह से डायग्राम में आप देख सकते हो, डायग्राम बना लो इसके लिए मैं। तो ये आ गया हमारे पास एक मैंने ले लिया गैल्वेनोमीटर जिसकी जो रेजिस्टेंस है 25 ओम और इसके पैरेलल में शंट में हम कितने लगा रहे हैं 2.5 ओम की रेजिस्टेंस। तो जो करंट आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाई 2.5 ओवर 25 प्लस 2.5, this is equal to I naught multiply 25 over 275, this is equal to 1 over 11 I naught। This implies
I over I naught equal to 1 over 11. So here C is the correct option. I over I naught is equal to 1 over 11. सेक्शन बी, इसमें भी हमने अटेम्प्ट करने हैं 20 क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 26 इज अ बीम ऑफ कैथोड रे इज सब्जेक्टेड टू crossed electric field E and magnetic field B. The field are adjusted such that the beam is not deflected. The specific charge of the cathode rays is given by where V is the potential difference between the cathode and anode. मतलब जो एक बीम है कैथोड रे की इस सब्जेक्ट टू क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से. जो फील्ड जो है उसको हम इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं जिसके कारण जो बीम ऑफ लाइट जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है. तो जो स्पेसिफिक चार्ज होगा कैथोड रे के ऊपर जब हमारे पास V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन कैथोड एंड एनोड. इन दिस सिचुएशन वी नो दैट V जो होता है E ओवर B, ये रिलेशन होता है इसके बीच में. ठीक है. आल्सो एक और रिलेशन हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू EV. ठीक है. सो दिस इंप्लाइज V स्क्वायर इज इक्वल टू 2EV ओवर m हो जाएगा. ठीक है. और दिस इज इक्वल टू 2EV ओवर m इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर. सो E ओवर m इज इक्वल टू E square over 2B square. So here A is the correct option. E square over 2B square. Question number 27. 4 electric charges plus Q, minus Q and minus Q are placed at the corner of a square of side 2L. The electric potential at point P midway between the two charges plus Q and plus Q is. एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमारे पास 2L है और उसके चार कॉर्नर के ऊपर चार्ज हमने प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू को प्लेस किया हुआ है. और जो दो चार्जेस हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू दो कॉर्नर के ऊपर उसके मिडवे एक पॉइंट है ए. और यहाँ पे हमने क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. ठीक है. सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिस इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा इस पॉइंट के मिड पे इस चार्ज के द्वारा इसके चारों चार्जेस के द्वारा क्या हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर L प्लस 1 ओवर L माइनस 1 ओवर रूट 5L माइनस रूट 5L आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 2Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L 1 माइनस 1 ओवर रूट 5. जब हम सॉल्व करेंगे तो हेयर D इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 28. अ कंडक्टिव स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज विद 10 माइक्रोकूलम. Another uncharged sphere of radius 20 centimeter is allowed to touch it for some time. After that, if the spheres are separated, then surface density of charges on the spheres will be in the ratio of. क्वेश्चन में गिवन है एक कंडक्टिव स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसको चार्ज किया जाता है 10 माइक्रोकूलम के साथ. ठीक है. और अनदर एक और स्फीयर है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है उसको हम टच करवाते हैं कुछ समय के लिए जो ये फर्स्ट स्फीयर है इसके साथ. सो आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है उन दोनों स्फीयर को हम अलग कर देते हैं. तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी स्फीयर के ऊपर उन दोनों की जो रेशियो आएगी वो हमने निकालनी है. सो जो फर्स्ट स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज Q1 दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, Q2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, R1 10 सेंटीमीटर है और R2 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर 1 के लिए हमारे पास सिग्मा क्या जाएगा. स्फीयर 1 के लिए सिग्मा इज इक्वल टू उसको हम ले लेते हैं सिग्मा 1 के साथ Q1 अपॉन 4 पाई R1 का स्क्वायर और दूसरे स्फीयर के लिए सिग्मा 2 ले ली सरफेस चार्ज डेंसिटी Q2 ओवर
4 पाई R2 का स्क्वायर। अब इस सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 रेशो निकाल देंगे इसकी, Q1 ओवर Q2 मल्टीप्लाई R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। सो सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 दिस इज इक्वल टू R2 ओवर R1 और दिस इज इक्वल टू 20 over 10, this is equal to 2:1. So here V is the correct option, 2:1. Question number 29. A transformer has 500 primary turns and 10 secondary turns. If the secondary has a resistance load of 15 ohm, the current in the primary and secondary respectively. एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी कॉइल में 500 टर्न्स है और सेकेंडरी में 10 टर्न्स है, और जो सेकेंडरी है उसकी जो लोड रेजिस्टेंस जो लगाई हुई हमने 15 ओम की है, तो जो करंट होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी में वो हमने निकालना है इन दिस क्वेश्चन। वी नो दैट वी एस ओवर बी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी, और वी एस इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी मल्टीप्लाई वी पी। एन एस है 10, एन पी 500 दिया हुआ है और बी पी है 120, ये बन जाएगा 2.4 वोल्ट। सो सेकेंडरी करंट आई एस लिख लेते हैं, तो वो बन जाएगा वी एस ओवर आर एस 2.4 ओवर 15, दिस इज इक्वल टू 0.16 एम्पियर। नाउ आई एस ओवर आई पी इज इक्वल टू एन पी ओवर एन एस, और आई पी इक्वल टू एन एस ओवर एन पी मल्टीप्लाई आई एस, दिस इज इक्वल टू 10 ओवर 500 मल्टीप्लाई 0.16, दिस इज इक्वल टू 0.0032 एम्पियर। और इसको हम एक्सप्लेनेशन फॉर्मेशन से लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पियर। सो हेयर प्राइमरी में आ गया हमारे पास 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 और सेकेंडरी में 0.16। सो हेयर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31. इन द magnetic meridian of a certain place, the horizontal component of earth magnetic field is 0.26 G and the dip angle is 60 degree. What is the magnetic field of the earth at this location? certain place के ऊपर जो magnetic meridian उसका जो horizontal component of earth magnetic field जो है 0.26 G और dip angle जो है 60 डिग्री, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अर्थ की एट दिस लोकेशन वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है बी किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू एच ई ओवर कॉस डेल्टा, और ये आ जाएगा एच ई कितना है 0.26, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाई कॉस और एंगल ऑफ डिप, डेल्टा क्या होता है एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री है। सो दिस इज इक्वल टू 0.26, और जो हमारे पास cos 60 होता है वो हमारे पास होता है 1/2। अभी 2 ऊपर चला जाएगा 26 मल्टीप्लाई टू 52, तो 0.52 G। तो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन 0.52 G। क्वेश्चन नंबर 32. A square loop of wire of each side 50 centimeter is kept so that its plane makes an angle theta with the uniform magnetic field of induction. The magnetic field is withdrawn in 0.1 second. It is found that the induced EMF across the loop is 120 MV. The angle theta is. So here we know that E is equal to minus phi 2 minus phi 1 over T. सो EMF जो हमारे पास गिवन है 125 एम फॉर मिली वोल्ट है ना, तो मिली का मतलब 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस फाई 2 है हमारे पास 0 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई कॉस 90 माइनस थीटा ओवर
0.1, और ये बन जाएगा 125 मल्टीप्लाई 10⁻³ 0.50 मल्टीप्लाई 0.50 मल्टीप्लाई साइन थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा रिवेंस करेंगे, 125 इंटू 10⁻³ ओवर 0.50 मल्टीप्लाई 0.50, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास साइन 30 की। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो हमारे पास थीटा कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज विद, जो चार्ज कैरियर होते हैं उनकी जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू क्यू टॉक ओवर एम, और क्यू ओवर एम जो है अगर वो कांस्टेंट ले देते हैं तो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉक इंक्रीजेज इन द एवरेज कोलिजन टाइम। टॉक जो होता है हमारे पास वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। सो जो मोबिलिटी होती है चार्ज कैरी की वो इंक्रीज करती है, इंक्रीज इन द एवरेज कोलिजन टाइम। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, इफ द पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी 8 माइक्रोफैरड इज इंक्रीज फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, देन इंक्रीज इन इट्स एनर्जी विल बी। क्वेश्चन में गिवन है एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 8 माइक्रोफैरड, और उसके हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट तक। तो जो इंक्रीज होगी उसकी एनर्जी में वो हमने निकालना है। वी नो दैट जो हमारे पास एनर्जी होती है दिस इज इक्वल टू हाफ CV²। सो जो चेंज इन एनर्जी आएगा डेल U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, दिस इज इक्वल टू हाफ C कॉमन ले लेंगे तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू हाफ C। अभी यहाँ पे दिया है 8 माइक्रोफैरड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैरड के बराबर हो जाएगा। ये 8 माइक्रोफैरड इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फैरड के बराबर। तो 1/2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, और V2 कितना हमारे पास यहाँ पे 20 का स्क्वायर, और V1 है 10 का स्क्वायर, 4 × 8 दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, और इधर ये बन जाएगा 400 माइनस इधर 100, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ये बन जाएगा हमारे पास 300। सो दिस इज इक्वल टू 4 3 12 हो जाएंगे, और इधर 10 की 2 प्लस में होगा, ये माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 10 की 4 जूल। तो 12 इंटू 10⁻⁻4 जूल हो जाएगा। सो इन दिस वे ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, एन इलेक्ट्रिक केटल बॉइल्स सम वाटर इन 16 मिनट ड्यू टू सम डिफेक्ट, इट बिकम्स नेसेसरी टू रिमूव 10% टर्न्स of the heating coil of the kettle. Now how much time will it take to boil the same amount of water? एक इलेक्ट्रिक केटल है और वो 16 मिनट में वाटर को गर्म करती है, और ड्यू टू सम डिफेक्ट उसमें डिफेक्ट आ जाता है, उसके कारण हमें क्या करना पड़ता है कि जो 10% उसके जो टर्न है हीटिंग कॉइल के केटल के उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। सो नाउ हाउ मच टाइम विल टेक, अब वो जो केटल है उस सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करने के लिए कितना टाइम लेगी। सो हम जानते हैं H इज इक्वल टू V² T/JR कैलोरी, तो T/R इज इक्वल टू HJ/V², ठीक है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, और R इज इक्वल टू KT आ जाएगा। So R directly proportional to T, this implies T directly proportional to, so T2 is equal to 90/100 multiply 16, this is equal to 14.4 minute. So V is the correct option. Question number 36, an inductor with inductance L is equal to 9.50 millihenry
is connected across an AC source that has voltage amplitude 45.0 volt. Frequency of the source that result in the current amplitude of 3.90 ampere is. So here क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है वोल्टेज कितनी है 45 वोल्ट, L 9.5 मिली हेनरी. सो मिली के हम 10⁻³ हेनरी बन जाएगा ये. और I कितना है 3.9 एम्पियर. हमने F निकालना है. ठीक है. सो V इज इक्वल टू आई एक्सएल होता है. दिस इज इक्वल टू आई एक्सएल हो जाएगा ओमेगा एल. दिस इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 2 पाई एफ एल. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स F इज इक्वल टू V ओवर I मल्टीप्लाई 2 पाई L. दिस इज इक्वल टू 45 ओवर 3.9 multiply 2 multiply 3.14 multiply 9.5 into 10⁻³ this is equal to 0.193 multiply 10⁻³ and this is equal to 193 hertz. So here C is the correct option, 193 hertz. Question number 37. A coil of cross sectional area 400 cm² having 30 turns is making 1800 revolution per minute in a magnetic field of 1 Tesla. The peak value of induced EMF is. एक कॉइल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 400 cm² और 30 टर्न है और वो मेक करती है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट में. और जो मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला. द पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF हमने फाइंड आउट करनी है. तो हम जानते हैं E0 इज इक्वल टू NBA ओमेगा. दिस इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 1800 मल्टीप्लाई 2 पाई की 3.14 ओवर 60. सो दिस इज इक्वल टू 226 वोल्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो हियर V इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 38. अ टोराइड वॉन्ड विद 60 टर्न्स पर मीटर ऑफ द वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर. द टॉरस ऑफ आयरन विच हैज अ मैग्नेटिक परमेबिलिटी μm इज इक्वल टू 5000 μ0 अंडर द गिवन कंडीशन H and B inside the iron are. We know that H is equal to NL. This is equal to 60 multiply 5. This is equal to 300 A over M. So B is equal to μ0 mu R H. This is equal to μ0 mu R क्या होता है mu M H. This is equal to 5000 multiply 300 multiply 4 pi multiply 10⁻⁻7. और यहाँ पे पाई की जगह हम भर देंगे 3.14 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.88 टेस्ला. सो हियर C इज द करेक्ट ऑप्शन, 300 एम्पियर पर मीटर एंड 1.88 टेस्ला. क्वेश्चन नंबर 39. इन एन ऑसिलेटिंग LCA सर्किट द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q. The charge on the capacitor when the energy is stored equally between the electric and magnetic field is. एक ऑसिलेटिंग LC सर्किट है जिसमें मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर के ऊपर जो है वो Q है और जो चार्ज ऑन कैपेसिटर when the energy is stored equally between electric and magnetic field is, वो हमारे पास आ जाएगा Q over √2. एक्सप्लेनेशन हो जाएगी. Let C be the capacitance of a capacitor when the energy is stored equally between the electric and magnetic field. Then mu C is equal to Q square over 2C. Let Q dash be the charge on the capacitor when the energy is stored equally between the electric field and magnetic field. Then U dash C is equal to UC over 2 or Q dash square over 2C is equal to half multiply Q square upon 2C.
When we solve this, we get Q dash is equal to Q over root 2. Question number 14. The wire of the potentiometer has a resistance 4 ohm and length 1 meter. It is connected to a cell of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm. The potential gradient in the potentiometer wire is. जो पोटेंशियोमीटर है उसकी वायर की रेजिस्टेंस 4 ओम है और लेंथ 1 मीटर है और उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक सेल के साथ जिसकी ईएमएफ 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की 1 ओम है। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। वी नो दैट I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। सो दिस इज इक्वल टू 2 ओवर 4 प्लस 1। दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर आ जाएगा। सो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू I आ गया 0.4 मल्टीप्लाई 4, दिस इज इक्वल टू 1.6 वोल्ट। सो हमारे पास यहाँ पे A इज द करेक्ट ऑप्शन, 1.6 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 41. A hot electric iron has a resistance of 80 ohm and is used on a 200 volt source. The electrical energy spent if it is used for 2 hours will be. We know that H is equal to V square T upon R होता है। So this is equal to V square, V कितना 200, तो 200 मल्टीप्लाई 200 क्योंकि स्क्वायर है इसका, और टाइम जो है 2 आवर्स है तो 2 आवर्स के मिनट 60 और 1 मिनट में 60 सेकेंड डिवाइड बाई R। रेजिस्टेंस कितनी है 80, तो दिस इज इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा ये 1000 वॉट आवर्स। सो यहाँ पे हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42. अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 microcoulomb is at a distance 5 cm directly above the center of sphere of side 10 cm as shown in the figure. What is the magnitude of electric flux through the sphere? हिंट दिया हुआ यहाँ पे, think of the sphere as a one face of cube with as 10 cm. एक पॉइंट चार्ज है प्लस 10 माइक्रोकूलम, उसको 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किया गया है अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, जिसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थ्रू द स्क्वायर वो हमने फाइंड आउट करना है। सो जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज 10 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 6 ओवर 6 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12। दिस इज इक्वल टू 1.88 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। Here C is the correct option. Number 43. A galvanometer having 30 division has a current sensitivity of 20 microampere per division. It has a resistance of 25 ohm. How will you convert it into an ammeter measuring up to 1 ampere? Find the shunt to be used. एक galvanometer है जिसके ऊपर 30 डिवीजन है और हैज़ उसकी जो करंट सेंसिटिविटी है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, एक डिवीजन की। इट हैज़ अ रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस है 25 ओम और हमने उसको कन्वर्ट करना है अमीटर में जो कि मेजर कर सके 1 एम्पियर करंट को, मतलब 1 एम्पियर करंट तक। तो जो शंट में हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, मतलब उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाएंगे उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट एस इज इक्वल टू आई जी ओवर आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई जी, मतलब जो आई जी होगा करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर और जो आई आएगा करंट और जी गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस होगी 600 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 6 ओवर 1 माइनस 600 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0.015 ओम। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.015 ohm. Question number 44. Angle of dip is 90 degree at
जो एंगल ऑफ डिप होता है वो 90 डिग्री होता है एट ए ऑप्शन है बोथ पोल एंड इक्वेटर, बी ऑप्शन है इक्वेटर, सी पोल, डी नन ऑफ दीज। जो एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है वो हमारे पास होता है पोल के ऊपर। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 assertion electric field is discontinuous across the surface of a spherical charge shell। जो चार्ज स्फेरिकल शेल होती है उसके सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है। सो असर्शन इज टू रीजन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंटिन्यूस अक्रॉस द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कंटिन्यूस होता है स्फेरिकल चार्ज शेल के, तो रीजन भी ट्रू है। सो हियर assertion and reason A and R both are true, but R is not a correct explanation of A. So here B is the correct option. Question number 46 assertion magnetic susceptibility is a pure number। जो magnetic susceptibility होती है वो एक हमारे पास प्योर नंबर होता है। So here assertion is true। Reason the value of magnetic susceptibility for vacuum is 1। So reason is false। Here A is true, what R is false, so C is the correct option। Question number 47 assertion an induced EMF appear if any coil in which the current is changing। So here assertion is true। अगर हम दो कॉइल्स लेते हैं, अगर एक कॉइल में जो है करंट चेंज हो रहा है तो दूसरी में इंड्यूस ईएमएफ हो जाती है अकॉर्डिंग टू फैराडे। सो असर्शन इज ट्रू। रीजन सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना ओबेज फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। सो रीजन भी ट्रू है, बट इन दिस केस ए इज ट्रू, आर इज आल्सो ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 assertion when capacitive reactance is smaller than the inductive reactance in LCR circuit EMF leads the current। so in this case जो ये assertion जो है वो हमारे पास true है। reason the phase angle is the angle between the alternating EMF and alternating current of the circuit। so reason is also true। so here assertion is true, reason is true, but R is not a correct explanation of A. So B is the correct option। Question number 49 assertion in a cavity within a conductor the electric field is 0। जो कैविटी होती है कंडक्टर की उसके विदिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो assertion is true। रीजन चार्जेस इन a conductor reside only at its surface। तो चार्जेस जो होता है वो सरफेस के ऊपर लाई करते हैं, रीजन भी ट्रू है। और here both A and R true and R is the correct explanation of A। So here A is option is the correct option। Next section C attempt any 5 question। Question number 50 two charges minus 10 coulomb and plus 10 coulomb are placed 10 centimeter apart। Potential at the center of the line joining the two charges is। दो चार्जेस जो हैं हम उनको दो पॉइंट्स के ऊपर प्लेस करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 10 माइनस 10 कूलम ले लिया और यहाँ पे प्लस 10 कूलम, ठीक है। जो पोटेंशियल होगा सेंटर के ऊपर वो हमने निकालना है। तो जो हमारे पास पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। सो हियर जो V नेट होगा दिस इज इक्वल टू माइनस B प्लस V इज इक्वल टू 0। सो यहां पे आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 51 टू चार्ज स्फीयर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस D exert a force F on each other if they are immersed in a liquid of dielectric constant 2 then the force is। दो चार्जेस स्फीयर हैं और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस D है और उन दोनों के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो F है। इफ दे आर इमर्स्ड इन ए लिक्विड, अगर हम उनको लिक्विड में इमर्स कर देते हैं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो जो फोर्स होगी वो हमारे पास क्या आएगी, तो हमारे पास जो फोर्स इन लिक्विड इक्वल टू फोर्स इन एयर ओवर
के, मतलब हमारे पास रिलेशन होता है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, दिस इज इक्वल टू फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन लिक्विड। ठीक है, रीअरेंज करके हमारे पास आ जाएगा फोर्स इन एयर एफ है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। जब हम दो चार्ज स्फीयर को इमर्स कर देंगे लिक्विड में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो जो फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। उन स्फीयर के बीच में जो फोर्स होगी वो हाफ रह जाएगी इन कंपैरिजन जब हमने उनको एयर में रखा है। क्वेश्चन नंबर 52 to 55 आर बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। The potentiometer consists of a long resistive wire L and a battery of known EMF V, whose voltage is known as a driver cell voltage. Assume a primary circuit arrangement by connecting the two ends of L to the battery terminal. One end of primary circuit is connected to the cell, whose EMF E is to be measured, and the other end is connected to galvanometer Z. दिस सर्किट इज एज्यूम टू बी अ सेकेंडरी सर्किट। सो इस तरह से डायग्राम हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैल्वेनोमीटर के साथ एक सेल ये लगाया हुआ है यहाँ आगे। ठीक है, और जो कि ये वायर आ गई पोटेंशियोमीटर की। सो इस तरह से इसके बेस जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 52, हाउ कैन बी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। जो पोटेंशियोमीटर होता है उसकी हम सेंसिटिविटी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। जो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करके। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, इफ L1 एंड L2 आर द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर फॉर द सेल्स EMF E1 एंड E2, देन अगर हमारे पास L1 L2 बैलेंसिंग लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर, जो दो सेल दिए गए जिनकी EMF E1 और E2 है, तो हमारे पास जो रिलेशन आता है हमारे पास E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, क्योंकि जो हमारे पास EMF होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है हमारे पास लेंथ ऑफ द वायर। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज, जो पोटेंशियोमीटर है वो किसका एग्जाम्पल है, वो हमारे पास इट इज अ एग्जांपल ऑफ जॉयस्टिक। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द EMF ऑफ अ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज। व्हाई? द EMF ऑफ अ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज बिकॉज देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल ड्यू टू इट्स स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। जो हमारे पास EMF होती है सेल की वो ऑलवेज ग्रेटर देन होती है टर्मिनल वोल्टेज के, क्योंकि वहां पे स्मॉल पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस द सेल ड्यू टू इट्स स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द EMF ऑफ ए सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज बिकॉज देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल ड्यू टू इट्स स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस।